कैसे हो आप सब? कल वाले ही हो या कुछ नए हो? कोई बच्चा नया जो आज ही आया है, फर्स्ट क्लास है जिसकी? अच्छा, चलो वेलकम टू VIPM। LDC वाले ही हो ना सारे? हाँ। कल की क्लास में अपन ने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज है, कोई भी सेंटेंस, चीज भी नहीं, मैं उसको और स्पेसिफाई कर दूं तो मैंने बोला कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य होता है वो कुछ ना कुछ ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी किसी ना किसी समूह से आता है। और उन समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश में अलग अलग ग्रामेटिकल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, और उन समूह के अंदर से ही कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर पार्ट बनता है। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आज फिर लिख देती हूं, आई डोंट या डू नॉट ईट एप्पल्स। ये एक ग्रुप का पार्ट है, इसको कुछ बोलेंगे हम। ये एक ग्रुप का पार्ट है, इसको कुछ बोलेंगे। ये भी एक ग्रुप का पार्ट है। हर एक चीज, हर एक वर्ड, यानी इंग्लिश में जो भी वर्ड है जिनसे सेंटेंस बनते हैं वो अलग अलग ग्रुप का पार्ट होते हैं। ये अपन ने कल डिस्कस किया था, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो एज सच जो डिफाइंड है उसमें 8 टाइप्स लिख रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी 2 पार्ट रहते हैं। तो पहले तो हम ये पार्ट देखते हैं, फिर वापस कल वाला रिवाइज करके आज न्यू स्टार्ट करेंगे। क्या क्या पार्ट मैंने आपको बताए थे? एक तो जो हिंदी में आप देखते हो संज्ञा, उसी का इंग्लिश वर्जन नाउन होता है। सेकंड हमने बोला था एडजेक्टिव होता है, जो हिंदी में क्या रहता है? विशेषण। अपन हिंदी में शुरू में देखेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में सेट होती जाए, फिर जहां जहां रिक्वायरमेंट रहेगी वहां वहां पर काम में लेंगे। इसके बाद में एक क्या होता है? वर्ब। हिंदी में भी पढ़ते हो इसको, क्रिया। तो सारी चीजें हिंदी वाली ही है, बस हमने ये इसलिए नहीं सुनी क्योंकि हमें इंग्लिश आ नहीं रही थी, कभी बोली नहीं, कभी सीखी नहीं, और 12th तक ही पढ़ी थी। वही सारी चीजें हैं। इंग्लिश में हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमें ये सारी चीजें न्यू लगती है, लेकिन ये सब आपको आता है और टाइम के साथ अच्छे से आएगा। ऐसे ही एडवर्ब होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, है ना, एडवर्ब। इसके अलावा प्रेपोजिशन होते हैं इंग्लिश में। प्रोनाउन होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम। कंजंक्शन होते हैं, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखा है। इनमें से ये 2 चीजें आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखी है। क्या क्या? कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। बाकी आपके सिलेबस में नहीं लिख रखे, लेकिन हमें पढ़ने होंगे आगे सीखने के लिए। तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, इसको कनेक्टिव नाम से लिख रखा है। किस नाम से लिख रखा है? कनेक्टिव नाम से। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करे, चीजों को जोड़े। कंजंक्शन भी तो वही है जो चीजों को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और अगला था हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, अब अलग अलग हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, और स्टार्ट किससे किया था? नाउन और एडजेक्टिव कल हमने स्टार्ट किया था। तो नाउन के लिए मैंने आपको बोला था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पहले देखनी है, और नाउन की डेफिनेशन हमने पूछी थी कल, तो बोला था कि क्या होता है नाउन? कोई नेम, प्लेस, किसी भी चीज की नेमिंग कर रहे हो, प्लेस की कर रहे हो, किसी पर्सन की कर रहे हो, किसी थिंग की कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये तो हमने बचपन से पढ़ा, लेकिन इस डेफिनेशन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है। अगेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि पहचानना क्यों है? हमारे तो एग्जाम में नहीं लिख रखा, फिर हम क्यों पहचाने? तो जो सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, टेंस आए, चाहे कोई भी टॉपिक से जो सेंटेंस आएगा, उसके उस सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो उसके बारे में जब तक आपको नहीं पता चलेगा आप कैसे कर पाओगे? जैसे नाउन है, तो नाउन की पोजीशन फिक्स्ड है कि ये कहां कहां पे आता है। ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, और नाउन ऑफ आइडेंटिटी में आता है। तो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे मान लो अकेला एडजेक्टिव लिख दिया, तो हमें पता चल जाएगी एरर यही है, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें करेक्ट कर देंगे। इसलिए हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम नाउन से। नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने कल वाली क्लास में बताया था। क्या था नाउन का आइडेंटिफिकेशन? पार्ट 1, जो किसका रिप्लाई दे? व्हाट का रिप्लाई दे। किसका? व्हाट का रिप्लाई दे, या हु का रिप्लाई दे, या whom का रिप्लाई दे। जैसे मैंने पूछा था ये क्या है, तो ये क्या रिप्लाई था? टीवी है, यानी रिप्लाई मिल रहा है। जो भी वर्ड्स व्हाट का, हु का और whom का रिप्लाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। ये क्या है? टीवी है। ये क्या है? फैन है। तो हर एक चीज जो व्हाट का रिप्लाई दे, ये कौन है? हु का मतलब कौन? ये कौन है? तो लड़की है, तो ये भी क्या हो गई? नाउन हो गई। तो हर एक चीज जो व्हाट, हु और whom,
whom इसी का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस पे बैठता है, तो ऑब्जेक्ट वाले के लिए मैंने whom लिखा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लेस के लिए who होता है। तो जो भी what, who और whom का रिप्लाई देते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है क्या। चलिए, ये तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन था। फिर मैंने कहा इसको थोड़ा और आसान करते हैं, आपकी भाषा में, हिंदी में थोड़ा सा इसको लाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था। आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि इसको और कैसे पता लगा सकते हो। बिल्कुल सही है, हमने बोला कि इसको हिंदी में ले आते हैं, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, इससे मैच करके देखो, जो भी मैच करे वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फनी साउंड कर सकता है, लेकिन इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। फनी कुछ भी हो लेकिन हमारे एग्जाम में काम आए तो वो चीजें सही है। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, हमारा पेन हमारी बुक, इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, इनमें से किसी के साथ भी अगर वो मैच करता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ये किसका आइडेंटिफिकेशन था, नाउन का आइडेंटिफिकेशन था। फिर हम लोगों ने स्विच किया किसके ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन देखी थी, जो नाउन को उसकी विशेषता बताए, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई दे। किसके लिए, नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है। जैसे मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने क्या बोला, ये लाइट है, लेकिन इस लाइट के अंदर से जो ये चमक निकल रही है, ये लाइट कैसी है, चमकदार है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये लाइट कैसी है, ब्राइट है। तो ये वर्ड लाइट तो मेरा नाउन बनेगा, लाइट तो कैसे बनेगा मेरा नाउन, क्यों, क्योंकि यहां पे लाइट का मतलब इस मशीन से है, इस गैजेट से। यहां लाइट का मतलब क्या है, ये गैजेट जो ये रखा हुआ है स्टैंड के साथ में, और लाइट कैसी है, ब्राइट है। यहां पे ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन ध्यान रखना, ये लाइट जो है ये नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी बनता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये सुना है क्या, लाइट वेट, सुना है क्या। ये लड़की कैसी है, लाइट वेट है, यानी वजन में हल्की है। ये लकड़ी कैसी है, लाइट वेट है। ये चेयर कैसी है, लाइट वेट है। लेकिन यहां लाइट का मतलब क्या है, हल्का। तो जब लाइट को हल्का का भाव देना है तब वो एडजेक्टिव बन जाता है, और ये गैजेट बनना है, ये मशीन बननी है, तो वो नाउन बन जाता है। कॉम्बिनेशन है। यहां पे इस वेट के लिए ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है कि वेट कैसा है, कम है, हल्का वजन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो कुछ शब्द दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं, ये मैं बताना चाह रही हूं। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा। इंग्लिश है, खूब सारी चीजें आपके सामने आएगी, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। सर इसको बताते भी है, जैसे हार्दिक पांड्या क्या है, ऑलराउंडर है ना, तो कुछ वर्ड्स ऑलराउंडर होते हैं, नाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, वर्ब भी बन जाते हैं। एक आप लोगों को मैं ऐसा वर्ड बताती हूं, उससे आपको और समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंट वर्ड है, प्रेजेंट आपने सुना होगा, सबने सुना है ये वर्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि इस प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, तो कोई बताएगा। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। अच्छा, बचपन में ये बोला था क्या कि बर्थडे में आओ तो एक प्रेजेंट लेकर आना, प्रेजेंट लेकर आना। तो देखना, इसके तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये नाउन भी बन जाता है, ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, और ये वर्ब भी बन जाता है। तो कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं, ये तो मतलब मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या से भी आगे चल रहा है, ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। जब ये नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है तोहफा, एक गिफ्ट। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसका मतलब होता है ये आदमी कैसा है, प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है। कैसा है, उपस्थित है। ये बच्चे कैसे हैं, उपस्थित है, मतलब यहां है क्लासरूम में, उपस्थित। और ये जब बनता है क्या, वर्ब, तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। ये सुना है क्या, न्यूज़पेपर वगैरह, खैर आप इंग्लिश पढ़ते हो क्या, इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी तो पढ़ा होगा, गलती से अगर देखा हो तो, या ये सुना है कभी, शी प्रेजेंटेड अ डांस, उसने एक नृत्य प्रस्तुत किया। तो वर्ब बन गया, पास्ट के अंदर ईडी लगा के, तो शी प्रेजेंटेड अ डांस। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, वरना कुछ का कुछ मतलब निकल जाएगा। प्रेजेंट का मतलब तोहफा हो रहा था, जैसे शी गेव मी अ प्रेजेंट, शी गेव मी अ प्रेजेंट। अब मैं तो, आप तो प्रेजेंट का मतलब क्या समझोगे, उपस्थित समझोगे, और ये ट्रांसलेशन में आ गया। सपोज करो ट्रांसलेशन में आ गया, तो आप क्या लिखोगे, शी गेव मी एक उपस्थित, जबकि इसका मीनिंग यहां ए आर्टिकल के बाद में क्या बैठी है, नाउन बैठी है। उसने मुझे दिया क्या, एक तोहफा।
इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीनिंग जानना जरूरी होता है। अब ये ट्रांसलेशन में पूछा गया है, लेकिन फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है, इसलिए एग्जाम्पल लिखा है। क्लियर है क्या? तो अभी तक तो हमने क्या बात की है, बहुत आसान दो बातें हुई है। पहली बात हमारी हुई थी नाउन को लेकर, दूसरी बात हमारी हुई है एडजेक्टिव को लेकर। तो एडजेक्टिव कौन होते हैं? जो हाउ का रिप्लाई देते हैं। किसके लिए? नाउन के लिए। भाई एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता किसकी बताएगा? नाउन की तो विशेषता बताएगा। तो बस वो मैं इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव बोल रही हूं, तो आप परेशान मत होना। दूसरी चीज, इसका सेकंड आइडेंटिफिकेशन भी हमने कल देखा था। क्या था इसका सेकंड आइडेंटिफिकेशन? यस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, इससे आप मैच करके देख लो। ये इसलिए लिखा है ताकि आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो हिंदी के साथ इंग्लिश को कनेक्ट करो। अदरवाइज बेस्ट तरीका तो ये होता है, हाउ का रिप्लाई देने वाले, हाउ का रिप्लाई भी नाउन के लिए, क्योंकि हाउ का रिप्लाई वर्ब के लिए देने वाले एडवर्ब हो जाते हैं, इसलिए हाउ का रिप्लाई किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए कोई चीज कैसी है वो कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, ये गुड है, ये बैड है, मैं गुड हूं, मैं बैड हूं, हम गुड हैं, हम बैड हैं। बेसिकली इन प्रोनाउंस के बाद में ये क्या है? प्रोनाउंस है। नाउन की जगह तो काम में आ रहा है। अरे मैं नाउन की जगह तो आ रहा है, मैं की जगह क्या होता? शिवानी होता ना, लेकिन नाउन की जगह पे काम में आने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रोनाउन ही होते हैं। तो प्रोनाउंस के बाद में ये इस तरीके से मैच करके आप किसको पता लगा सकते हो? एडजेक्टिव का पता लगा सकते हो। क्लियर है? ये दो बातें कल वाली क्लास में हमने की थी। फिर मैंने बोला था कि ये मैंने लिखा तो है, इसको प्रूव भी करना चाहिए ना। पता कैसे चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है? झूठ भी तो हो सकता है कि आप बोल दो कि लिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसको प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए मैंने बुक में एक एक्सरसाइज आपको करवाई थी। आप बुक वाली पीडीएफ खोल दो विजय भैया, इसमें उसकी एक्सरसाइज फिर से करेंगे। अच्छा, वर्ब भी तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था ना। वर्ब के बारे में क्या आपको बताया गया था? वर्ब क्या होती है हिंदी में? क्रिया, कोई एक्शन, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी इमोशन है जिसको आप शो कर रहे हो। इमोशन मतलब कोई भी भावना दिखा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हो कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, या किसी भी तरह का एक्शन कर रहे हो, तो वो क्या होती है? वर्ब होती है। तो इनको बोलते भी क्या है? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, काम करने वाले वर्ड्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बोला था इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे उन दोनों को हिंदी में बहुत अच्छा लगता है कि डेफिनेशन हम रट लेते हैं, इंग्लिश में भी डेफिनेशन रट लेते हैं, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम पता ही नहीं लगा पा रहे, भाई लाखों वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आपको क्या पता कौन वर्ब है कौन नाउन है? ये तो हमने बचपन से देखा है कि ईट क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन सारे वर्ड्स के बारे में तो आप नहीं पता लगा सकते ना। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी सामने आते होंगे, आपके भी या मेरे भी, आप लाखों वर्ड्स नहीं याद कर सकते। कुछ वर्ड्स तो ऐसे सामने आते होंगे, उनके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है? तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो यही हमारा इतनी देर का मकसद था। अब अगर मैं वर्ब की आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछूं तो वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो वर्ड्स अपने बाद सफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं? जो पीछे जुड़ते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले जुड़ते हैं। नाम ही प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले। उपसर्ग हिंदी में क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं ना, और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय। तो सफिक्स क्या है? जो बाद में जुड़ते हैं। वर्ड्स के बाद में जो जुड़ने वाले वर्ड हैं, अगर वो आईएनजी या ईडी, या लिखा है मैंने, और इन दोनों में से कोई एक अगर है, तो वो वर्ड क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। कुछ मैंने वर्ड्स लिखे भी थे, जैसे मान लीजिए रीड हो गया, ईट हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, वॉक हो गया। चेक करें इनको, आप लगा के देखना। मैंने बोला दोनों में से कोई एक भी लग सकता है, कुछ कुछ में दोनों भी लगते हैं, ईडी भी ले लेता है, आईएनजी भी लेता है। तो इसका भी तो लॉजिक होना चाहिए कि सारे वर्ड्स दोनों क्यों नहीं ले रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारी वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो ऐसे नहीं चलती कि सारे वर्ड में ईडी लगा के वर्ब फॉर्म्स बन जाए। आपने सुना है ना, जैसे ईट वर्ड है, ईट वर्ड की वर्ब फॉर्म कैसे चलती है? ये फर्स्ट हो गई, सेकंड क्या होती है? एट, ईट, एट, और फिर ईटन। जबकि स्टडी हो गया, स्टडी की कैसे चलती है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से बन जाती है ना, वो तो ईडी भी ले लेते हैं और आईएनजी भी लेते हैं। लेकिन ईट को दोगे क्या? ईटेड करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म वैसे बनती ही नहीं है। तो कुछ वर्ड्स या तो आईएनजी लेते हैं या क्या लेते हैं? ईडी, और कुछ दोनों भी ले लेते हैं, जैसे स्टडी है। अब लगा के देखो इनके अंदर, वॉक के आगे आईएनजी लगाओ, वॉकिंग सुना है, वॉकिंग सुना है, तो क्या ये वर्ड वर्ब है क्या? बिल्कुल वर्ब है। अच्छा, रीड के आगे आईएनजी लगाओ, रीडिंग सुना है क्या? बिल्कुल है। ईट के आगे आईएनजी लगाओ, सुना है क्या? बिल्कुल है। स्लीप के आगे आईएनजी लगाओ, स्लीपिंग सुना है क्या? बिल्कुल है।
तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? वर्ब। ऐसे सारे वर्ड्स को आप चेक कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने की पढ़ी है अपन ने? 3 की पढ़ी है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आपको याद है क्या? अभी मैं पूछूं तो आप जवाब दे पाओगे? चलिए तो थोड़ा सा एक बारी आप लोगों से पूछा जाए, वरना तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं बोलूंगी तो मेरे को ही वापस रिवाइज होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए? सफिक्स, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अपने पीछे क्या क्या एडजस्ट कर ले? ईडी या फिर आईएनजी, तो वो क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। यही बात है। चलिए, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे। किसका रिप्लाई दे? व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे। और दूसरा तरीका क्या था? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारे से मैच कर लो। ठीक है, वो भी मैं बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी, उससे और क्लियर होगा। सेकंड हमने एडजेक्टिव का देखा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं। नाउन के लिए क्या? हाउ का रिप्लाई देते हैं। और कैसे पता लगा सकते हो? तुम गुड हो, तुम बैड हो, ये गुड है, ये बैड है, इससे मैच कर लो। मैच करके देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज एक बारी आप बोर्ड पे खोल दो विजय भैया। आप लोगों के पास तो बुक है ना, निकालो एक बारी। और आज ना आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, कोई शर्म की बात नहीं है भाई। हमें आ तो पहले ही कुछ नहीं रहा है ना, यही तो सोच के आए हो आप। इसमें क्या है? इसमें करके देखोगे। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो एग्जाम में वो जो 75 क्वेश्चन का सपना लेकर आए हो नहीं हो पाएगा। पार्टिसिपेट तो आपको करना पड़ेगा। और वैसे भी ये मॉडल शुड वाला केस है, आप पे मैं पाबंदी तो नहीं लगा सकती, मस्त तो नहीं कह सकती। विजय भैया खोल दो, पेज नंबर निकालो 4। पेज नंबर 4 पे देखो, शुरू में लिख रखा है तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक। दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1। आपको बस मैच करके देखना है कि तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से क्या मैच कर रहा है। मैं एकदम चुप रहूंगी, आप लोग जो रिस्पॉन्ड करोगे उसी पे मैं रिप्लाई करूंगी कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रेडी सभी लोग? चलिए, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा व्हाट, सबको समझ में आ रहा है? तुम्हारी क्या योग्यता ही तो होगा, एबिलिटी। चलिए, सेकंड वाला देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा सेल्फिश या सेल्फिशनेस, तुम्हारा स्वार्थ या तुम्हारा स्वार्थी, तुम्हारा स्वार्थ। और तुम कैसे हो? स्वार्थी। तो स्वार्थी क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि जो कैसे का जवाब दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और जो तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर रहा है वो क्या है? नाउन। तो आगे ब्रैकेट में लिख दो नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा सक्सीड, सक्सेस या सक्सेसफुल, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी सफलता। तुम कैसे हो? सक्सेसफुल हो, इसका मतलब सफल हो। तुम कैसे हो? सफल हो। तो कैसे का जवाब देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। और ऊपर लिख रखा है सक्सीड, ऊपर क्या लिख रखा है? सक्सीड। ये क्या होगा? वर्ब। ये क्या होगा? वर्ब। इसके आगे आईएनजी लगा के देखो, सक्सीडिंग। इसके आगे ईडी लगा के देखो, सक्सीडेड। चलते हैं इस तरह से। तो उसके आगे लिख दो, ए वाले के आगे वर्ब है और दोनों बी और सी के आगे लिख दो। बी के आगे क्या लिखोगे? नाउन है। और सी के आगे क्या लिखोगे? एडजेक्टिव है, क्योंकि आदमी कैसा है? सक्सेसफुल है, सफल है। तो नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देने वाले कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आगे देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, मैनेज या मैनेजमेंट, तुम्हारा मैनेजमेंट। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या? परमिट या परमिशन, परमिशन। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या? इंप्रेसिव या इंप्रेशन, तुम्हारा प्रभाव या तुम्हारा प्रभावशाली। और तुम कैसे हो? प्रभावशाली। यानी इंप्रेसिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंप्रेशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अगला बताओ, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, स्किल या स्किलफुल, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा कौशल। और तुम कैसे हो? कुशल हो। हिंदी में भी डिफरेंस है, कौशल, तुम्हारा कौशल, तुम्हारी स्किल कि मेरे को ये आता है, ये आता है। लेकिन तुम कैसे हो? स्किलफुल हो। ठीक है, थैंक यू अनिल जी। चलिए आगे देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, तुम्हारी संतुष्टि। और तुम कैसे हो? सेटिस्फाइड हो। तो इसके आगे लिख दो एडजेक्टिव, इसके आगे लिख दो नाउन। ठीक है, आगे देखो, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा गुड या तुम्हारी गुडनेस, तुम्हारी गुडनेस। और तुम कैसे हो? गुड हो, तुम अच्छे हो। और तुम्हारी अच्छाई। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और बी वाला गुडनेस क्या होगा? अच्छाई, तुम्हारी नाउन हो जाएगी। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा प्रेफर या प्रेफरेंस, तुम्हारी प्रेफरेंस
किस चीज को तुम क्या दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, आगे प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, इसके अलावा तुम्हारा परफेक्ट या परफेक्शन, तुम्हारा परफेक्शन, और तुम कैसे हो, परफेक्ट हो। ये आदमी कैसा है, परफेक्ट आदमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सोलेमन या तुम्हारी सोलेमिनिटी। अब इसमें देखो, हो सकता है कि सोलेमन का मीनिंग आपको नहीं आता हो, अभी मैं आपको इसके जस्ट बात बताने वाली हूं, प्रीफिक्स सफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख रखे हैं। नाउन और एडजेक्टिव के कुछ प्रीफिक्स सफिक्स फिक्स्ड होते हैं कि ऐसे नाउन बन जाता है, ऐसे एडजेक्टिव बनता है। तो उन प्रीफिक्स सफिक्स को तो अपन अभी पढ़ लेंगे, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वाले को, लेकिन जो आपके सिलेबस में लिख रखा है ना प्रीफिक्स सफिक्स, उसको आगे फिर से पढ़ेंगे। उसके लिए और भी डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा, वो आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सीरियस या सीरियसनेस, सीरियसनेस, तुम्हारी सोलेमिनिटी, है ना, इसका मतलब तुम्हारी गंभीरता, कितने तुम गंभीर हो, और तुम कैसे हो, गंभीर हो, यानी सोलेमन हो। नेक्स्ट है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सेफ्टी या सेफ, और तुम कैसे हो, सेफ हो। अगला देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा अप्लाई या एप्लीकेशन, तुम्हारा एप्लीकेशन। अब अप्लाई का पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बताओ, सोच लो आप। नाउन के बारे में सोचो पहले, नाउन हो सकता है क्या। एडजेक्टिव के बारे में सोचो, वर्ब के बारे में सोचो, वर्ब है, कैसे पता चला, ईडी, अप्लाइड। ये जिस दिन समझ में आने लग गया तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत है बेसिक्स के अंदर। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी हैप्पीनेस या हैप्पी, हैप्पीनेस, और तुम कैसे हो, हैप्पी हो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा प्राइड या तुम्हारा प्राउड, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारा गौरव, और तुम कैसे हो, प्राउड। तो प्राउडी करके एक वर्ड सुना होगा आपने, ये कैसी है, प्राउडी लड़की, वो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, प्राउड होता है। कहां चला गया वापस, हाँ, क्या होता है एक्चुअल वर्ड, प्राउड। तो ये गलत वर्ड लिख देते हैं। जैसे एक वर्ड और आता है, फास्ट और फास्टली। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एलडीसी से लेकर एसएससी तक, चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, एडवर्ब होती है और एडजेक्टिव होता है फास्ट। ये फास्टली लिख देगा और 4 ऑप्शन के अंदर करेक्ट करवाएगा, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे ये प्राउड क्या होता है, प्राउड एडजेक्टिव होता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, गौरवान्वित हो, तो आगे से कभी गलत मत करना, प्राउड क्या होता है, एडजेक्टिव। ये लड़की कैसी है, प्राउड है, ना कि प्राउडी। और ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्राइड। एग्जाम्पल भी लिखें इसके एक एक, ताकि और अच्छे समझ में आए। जैसे द प्राइड ऑफ नेशन, राष्ट्र का गौरव। आई एम प्राउड ऑफ यू, ये सुना है क्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये अभी इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं, गौरवान्वित, गर्व रखना, वर्ब के अंदर ऐसे बोलते हैं, गर्व रखना। आदमी जब बनेगा तो वो मैं गर्व थोड़ी हूं, मेरा नाम हो जाएगा ये तो, मैं गर्व हूं, मैं गौरवान्वित हूं, गर्व रखते हैं, ठीक है। हिंदी में भी हम क्या गलत बोलते हैं कुछ चीजों को। आगे देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा रिलीजन या तुम्हारा रिलीजियस, रिलीजन यानी तुम्हारा धर्म, और तुम कैसे हो, तुम धार्मिक हो, रिलीजियस हो, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन बनेगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा अपीयर या अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसे तुम दिख रहे हो, तुम्हारी बनावट, ठीक है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा अश्योर या अश्योरेंस, अश्योरेंस। अच्छा, अश्योर के बारे में बताओ, वर्ब, अश्योर्ड बन सकता है ना। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सक्सेस या सक्सेसफुल। अच्छा, सक्सेसफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, कैसे पता चला, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सक्सेसफुल हो। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा लक या लकी, लक। तुम्हारा पेन, तुम्हारा बुक, तुम्हारी एडवाइस या एडवाइस, इसको जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से बता देती हूं। एक तो ये वर्ड होता है एडवाइस, और एक ये वर्ड होता है एडवाइस। ऐसे कई सारे शब्द आपने देखे होंगे कि कहीं तो क्या लिखा हुआ होता है, सी, और कहीं लिखा हुआ होता है एस। एक तो ये भी देखा होगा कि एस की जगह जेड लिख देते हैं, वो तो बस इतना ही है कि एक अमेरिकन इंग्लिश में चलता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में, दोनों ही सही होते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है। एडवाइस नाउन होता है,
एडवाइस क्या होता है? नाउन। यानी जो सी वाला है वो क्या बनता है? नाउन। और जो एस वाला है ये क्या बनता है? वर्ब। तो आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सी लगा दो, एस लगा दो। मुझे अगर वर्ब की प्लेस पे लगाना हो तो मैं ये लगाऊंगी कि ये लगाऊंगी? ऑफ कोर्स ये लगाऊंगी। जैसे शी कौन सा वाला होगा? दिख तो रहा है ना, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बैठ ही गया है। प्रोनाउन भी तो नाउन की जगह बैठता है। दो दो नाउन बैठा के लड़ाई थोड़ी करवानी है। दो नाउन तो कंपाउंड नाउन नहीं है तो साथ नहीं बैठेगी। क्या बोला मैंने? दो नाउन साथ नहीं बैठती। कब तक नहीं बैठती? जब तक कंपाउंड नाउन नहीं है। ऐसा क्यों बोला? जैसे शॉपकीपर है, शॉप भी नाउन है, क्या है? दुकान है। कीपर मतलब ध्यान रखने वाला। कौन है? कीपर है। कीपर मतलब ध्यान रखने वाला। ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं क्योंकि ये क्या है? कंपाउंड नाउन। अब ये दोनों यूनिट बन गए, एक ही है। अदरवाइज दो नाउन साथ में नहीं बैठती। अब जब यहाँ प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन नाउन की जगह ही तो आता है, तो दो दो नाउन बैठा के लड़ाई नहीं करनी है। प्रेजेंट सिंपल का केस बताना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी तो ये वाला कि ये वाला? पहला वाला, क्योंकि वर्ब कौन से वाला है? एस वाला। क्लियर है? याद रखोगे क्या इसको? भूलोगे क्या कभी? अरे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। आप सोच रहे हो विल है, जैसे विल मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब चाहिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए मॉडल के बाद में। कल सर ने बताया होगा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा वाला लगाओगे? एस वाला ही लगाओगे। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और ये एडवाइस वाला तो बनता ही है। जाके एक बार कंफ्यूजेबल वर्ड देख लेना प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाओ वही। याद रखोगे इसको? स्टार लगा लो 2-3, ताकि जब कभी अगर रिवाइज करो इस बुक को तो इस वाले को तो याद करना ही है हमें। आगे देखो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा बिहेवियर, बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा डाउट या डाउटफुल, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा अटैच या अटैचमेंट। अटैच के बारे में बताओ। वर्ब अटैच्ड। ठीक है, सीधा सा फंडा है कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को। अगला देखो, अगली एक्सरसाइज नंबर 2 पे डाल दो होमवर्क। जल्दी डालो अभी। और जो काम मिले प्लीज उसको कर लेना, जिनको रेगुलर रहना है। मेरा स्टेटमेंट भी सुन लेना, जिनको रेगुलर रहना है उन लोगों के लिए है, क्योंकि शुरू से ही बेस बनना शुरू होता है। आप सोचोगे कि जब आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंस पढ़ाएंगी तब अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं। हर एक चीज रिलेट करेगी आगे जाके, फिर मैं बोलूंगी तो आप मेरी शक्ल देखोगे। सो बेटर है कि अभी से जो जो काम दिया जाए वैसे वैसे करते जाओ। बाकी सर ने बोला था ना कि गोल करवाना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम पे छोड़ देना। चलिए सेकेंड एक्सरसाइज करना क्या है बता देती हूँ। आपको वैसे पता ही है एक्सरसाइज किसकी है? नाउन की। मैंने आपको क्या बोला था सेकंड आइडेंटिफिकेशन में कैसे कैसे पता लगा सकते हैं? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, मेरा पेन, मेरी बुक, इसका पेन, इसकी बुक। तो ये कौन सा वाला है? इसका पेन, इसकी बुक। अपने रूम में आराम से बैठ के इसको रिवाइज करना। रूम में इसलिए क्योंकि बाहर कोई सुनेगा इसका, इसकी, तो आप पे शक करेंगे, इसलिए बेटर है रूम में बैठ के आराम से रिवाइज करना। करना क्या है? इसका पेन, इसकी बुक, इसका स्मूथ या स्मूथनेस। समझ में आ गया करना क्या है? अब आप इस एक्सरसाइज को पूरा करके लाओगे, टिक लगा के लाओगे कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है, कौन इसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर है? अब निकालो एक्सरसाइज नंबर 3 जो एडजेक्टिव वाली है। रेडी सभी? एडजेक्टिव की पहचान कैसे? नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई दे, और दूसरी क्या? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो गुड बैड से मैच करे उन पे स्थान निशान लगाना। ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, आप जान ही रहे हो। ये सारे वर्ड्स होंगे क्या? एडजेक्टिव होंगे ना। अब मैच करके देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? अट्रैक्टिव हो। तुम अट्रैक्शन हो क्या? नहीं, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? सेफ हो या सेफली? सेफ हो। आगे देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? रिच या रिचनेस? तुम तो रिच हो लेकिन तुम्हारी रिचनेस, ये अमीरी बोलते ना, ये अमीरी तो है खानदानी, रईसी था शायद उसमें। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम इंजरी हो या इंजर्ड हो? इंजर्ड हो। इंजरी वर्ड के अंदर ईडी लगा के ये एडजेक्टिव बना है, तो ये चीज लिख लो आप। कुछ कुछ नाउन, कुछ वर्ब
अपने बाद ईडी एक्सेप्ट कर एडजेक्टिव बनाती हैं। आप जानते हो कि ईडी जो होता है ना, ईडी लग के सेकंड थर्ड फॉर्म भी बनती है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म भी बनती है ना कुछ कुछ में। अब मैं ये कुछ कुछ क्यों बोल रही हूं बार बार, क्योंकि सारों की नहीं बनती है, जिनकी नहीं बनती है वो भी बताऊंगी आपको। कुछ वर्ब अपने बाद ईडी एक्सेप्ट कर एडजेक्टिव बनाती है, जैसे ये सुना है क्या, एन एजुकेटेड पर्सन। यहां पर्सन क्या है, नाउन, कौन, पर्सन, कैसा है, एजुकेटेड है। एजुकेट एक वर्ब है, एजुकेट के पीछे ईडी लगा है तभी तो ये वर्ब बनी है, एजुकेट के पीछे ही तो ईडी लगा है, और ईडी और आईएनजी में से कोई भी एक ले तो वो तो वर्ब होते ही है। ये यहां पे एडजेक्टिव, कैसा है, आदमी कैसा है, पढ़ा लिखा है, या अ सेटिस्फाइड पर्सन, तो पर्सन कैसा है, सेटिस्फाइड है, कैसा है, संतुष्ट है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है। तो कुछ कुछ सेटिस्फाई क्या हो गई, वर्ब बन गई, क्योंकि इसी के पीछे तो ईडी लग रहा है, सेटिस्फाइड। क्लियर है, एग्जाम्पल भी लिख लो, और सेटिस्फाइड पर्सन या एन एजुकेटेड पर्सन। ऑनलाइन में भी सभी लोगों का वेलकम। समझ में आ रहा है क्या, झूठ नहीं बोलना है, सच में आ रहा है तो हाँ करो, और नहीं आ रहा, कोई चीज दिक्कत दे रही है तो वो पूछ लो। गर्ल्स स्पेशली शर्म लड़कियों में ही रहती है ना, क्योंकि बचपन से उनको ही ऐसा सिखाया जाता है तुम्हें चुप रहना है, दब के रहना है। कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो। लास्ट में दिख रहा है क्या आपको, लाइटिंग प्रॉपर है, अंधेरा फील नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपकी शक्ल मुझे नहीं दिख रही है। चलिए वापस आ जाओ उस पे। अब बताओ इसको कंप्लीट करके, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स हमें पढ़ने। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लकी, और तुम्हारा लक, यानी तुम्हारी किस्मत, और तुम कैसे हो, किस्मत वाले हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, करेजियस, साहसी, और तुम्हारा करेज। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, एजुकेट या एजुकेटेड, एजुकेट क्या होगा, एजुकेट क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर हो, और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रेंथ। अगला देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हेल्थ हो या हेल्दी हो, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य, और तुम हेल्दी हो मतलब तुम स्वस्थ हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सिंपल हो या सिंप्लिसिटी हो, तुम सिंपल हो। हम बोलते भी हैं तुम्हारी सादगी, तो तुम्हारी तो किससे मैच कर रहा है, नाउन से, तो सिंप्लिसिटी क्या होगी, नाउन। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम एंगर या एंग्री, एंग्री हो, तुम कैसे हो, एंग्री यंग मैन सुना है ना, एंग्री मैन। अगला देखो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम मॉडर्न हो या मॉडर्निटी, तुम मॉडर्न हो, और तुम्हारी मॉडर्निटी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, ब्रिलियंट हो या ब्रिलियंस हो, ब्रिलियंट हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम फेमस हो या फेमसली हो, तुम फेमस हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सेटिस्फाई या सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई, तुम कैसे हो, सेटिस्फाइड हो, और सेटिस्फाई के अंदर ही ईडी लग के बनाए ये सेटिस्फाइड, तो ये क्या होगी, वर्ब, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, प्रोग्रेस या प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते हुए, है ना, कोई भी चीज प्रोग्रेसिव है मतलब आगे बढ़ती हुई। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अलर्ट या अलर्टनेस, अलर्टनेस क्या होगा, नाउन हो जाएगा, तुम्हारी अलर्टनेस, तुम्हारा ब्रिलियंस, कितने ज्यादा तुम होशियार हो किसी चीज में, ब्रिलियंट हो, नाउन नहीं, ब्रिलियंस नाउन है, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, ब्रिलियंस नाउन है, हाँ ब्रिलियंस नाउन है, तुम्हारा ब्रिलियंस, है ना। चलिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लेजी हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अवेयर हो, और तुम्हारी अवेयरनेस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, वीक हो, और तुम्हारी वीकनेस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पीसफुल हो या पीस हो, अरे तुम शांति हो या शांतिपूर्ण हो, तुम शांति नहीं हो सकते, है ना, तुम्हारी शांति। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पुअर हो, और तुम्हारी पॉवर्टी, तुम्हारी गरीबी, और तुम कैसे हो, गरीब हो। आप लोगों के लिए नहीं था ये। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सॉफ्ट हो, और तुम्हारी सॉफ्टनेस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, केपेबल, और तुम्हारी केपेबिलिटी। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, नाउन और एडजेक्टिव का। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो,
स्पेशल हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, रिस्पॉन्सिबल। स्पेशली को मैं नहीं बता रही हूं, ये एडवर्ब है, अभी आपको बताऊंगी आगे कि एडजेक्टिव में एलवाई लग के एडवर्ब बन जाते हैं और नाउन में एलवाई लग के क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। वो आगे बताऊंगी, इसलिए यहां नहीं बताया है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पावरफुल। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, डर्टी। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ईडी वाला या बिना ईडी, ईडी वाला, क्योंकि कैसे हो का रिप्लाई देने के लिए वर्ब के अंदर ईडी लग के क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सेलेक्टेड, और सेलेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, उसी में तो ईडी लगा है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम मैरिड हो, और तुम्हारी शादी, तो शादी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैरिज क्या होगा, नाउन होगा, और तुम कैसे हो, मैरिड हो, शादीशुदा हो। और वर्ब होती है मैरी, वर्ब क्या होती है, मैरी। बोलते हैं ना कि आई विल मैरी यू, तुमसे शादी करूंगा, तो मैरी क्या होती है, वर्ब होती है, उसी में ईडी लग के मैरिड बनता है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, सक्सेसफुल हो, और तुम्हारी सक्सेस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अटेंटिव हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, हैप्पी, और तुम्हारी हैप्पीनेस। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, अनॉय या अनॉयड, ऊपर वाला क्या है, वर्ब। क्यों वर्ब है, उसी में तो ईडी लगा है। वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में ईडी या आईएनजी में से कोई भी एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर है क्या। एक्सरसाइज नंबर 4 पे फिर से लिखो, होमवर्क एडजेक्टिव की एक्सरसाइज है, एक मैंने करवाई है, एक आप खुद करोगे। ठीक है मामला यहां तक, अभी तक कोई चीज जो दिक्कत दे रही है, नहीं दे रही, आगे बढ़ू। पहले थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में बताती हूं, क्योंकि जो नाउन और एडजेक्टिव है उनके प्रीफिक्स सफिक्स तो हमें वैसे भी याद करने हैं, याद भी करवा देंगे, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है। आपको पहले मैं थोड़ा वर्ब के बारे में बताती हूं, ताकि जो याद करने वाला काम है ना, फिक्स्ड काम कि ये तो याद ही करना है, वो आप शुरू कर दो। वर्ब के बारे में अभी जो चीज आपको मैंने बताई, उसमें क्या कहा कि वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन दिखाते हैं। अब ये जो वर्ब है ना, ये कई तरीके की होती है, दो तरीके से। तो मैं एक तो इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकती हूँ, फंक्शन मतलब कि इसका क्या काम आएगा, कहां पे रोल प्ले करेगी, ठीक है, और एक इसके यूज के अकॉर्डिंग। तो दो मान लिए, या मान लो मैं इसके 4 टाइप लिख देती हूँ सीधे सीधे, अगर आपको वो समझ में आए तो बताना। जैसे पहला तो मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब, एक मैंने लिखा मेन वर्ब, एक मैं लिख देती हूं ट्रांजिटिव वर्ब, और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दो प्रकार की, कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये हेल्पिंग है, इसका काम ही क्या है, हेल्पिंग करना है ना, एक मुख्य आदमी होता है और एक हेल्पिंग नेचर का होता है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब मॉडल के अंदर भी होती है। मॉडल को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही तो बोलते हैं, क्योंकि मॉडल अकेला नहीं काम कर सकता, इसके बाद एक वर्ब और आती है, तो मॉडल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। या जो अपन टेंस में पढ़ते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, ये सारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल में भी है और टेंस में भी है क्या, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब दो तरीके की होती है, एक कौन सी, ट्रांजिटिव, और एक कौन सी, इनट्रांजिटिव। क्या इनके अंदर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तभी दो नाम है, एक ट्रांजिटिव है, एक इनट्रांजिटिव है। थोड़ा हिंदी से कनेक्ट करके बताती हूं, फिर इनको याद करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव को, हिंदी में इसलिए बता रही हूं क्योंकि बचपन से हिंदी पढ़ी है तो दिमाग में घर कर गई है आपके। सकर्म में कर्म तो छुपा हुआ ही है, और अकर्म में अ आ गया, मतलब कर्म नहीं है। कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सकर्म में कर्म है, कर्म के साथ, हिंदी में यही तो होता है, स मतलब साथ में, और अकर्म में कर्म के बिना। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसके साथ में होती है, कर्म के साथ में, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किसके साथ में, कर्म के बिना होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगी, हिंदी में नहीं बोलूंगी, तो आपके दिमाग में घर कर लो पहले तो। सकर्मक क्या है, ट्रांजिटिव, और कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ इंग्लिश में याद रहेगा क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब,
ट्रांजिटिव को आगे से बोलूंगी, ट्रांजिटिव वर्ब को टीवी। क्या बोलूंगी? टीवी, देखने वाला नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब वाला टीवी, ठीक है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब, यस, ये क्यों बता रहे हैं उसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब टीवी, इन ट्रांजिटिव वर्ब आईटीवी। कौन से वाले में ऑब्जेक्ट की जरूरत है? कर्म। किसको चाहिए? इसी को ही चाहिए, ले कर्म ले ले भाई। इसको कर्म चाहिए क्या? नहीं चाहिए। एक केस तो ये होता है कि इसमें दो केस बनते हैं। एक केस तो ये कि कर्म नहीं चाहिए, अकर्मक है तो कर्म चाहिए ही नहीं। दूसरा केस इसमें ये बनता है कि ये लड़ झगड़ के कर्म लेती है। क्या करके? लड़ झगड़ के कि नहीं मेरे तो नौबत आई रही है, देना ही पड़ेगा। उस केस में ये प्रेपोजिशन के साथ में कर्म लेती है। किसके साथ में? प्रेपोजिशन के साथ में, यानी प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट बैठेगा। वापस से बता रही हूं, ध्यान से सुनना। वर्ब पढ़ी अपन ने। वर्ब कौन कौन सी? एक हेल्पिंग नेचर की होती है, एक मेन वर्ब होती है। मैं बात कौन सी वर्ब की कर रही हूं? मेन वर्ब की बात कर रही हूं। दो तरीके की वर्ब, एक कौन सी? ट्रांजिटिव, एक कौन सी? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ में बैठती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है, फिर भी अगर ये जिद करे कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या होता है? प्रेपोजिशन के साथ आता है। समझ में आ गई दो बात? एग्जाम्पल लिखे तो और समझ में आएगा क्या क्या कर्म है क्या नहीं है। हिंदी में भी होता है तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। आई वॉन्ट एन एप्पल। चलो एप्पल एप्पल बहुत देर हो गई है ना, क्या लेना है? आई वॉन्ट ए जॉब, जॉब चाहिए ना। आई वॉन्ट अ जॉब, ये ट्रांजिटिव है क्या? है क्या ट्रांजिटिव ये? अब इसमें तो सोचना क्या है, जब बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ट्रांजिटिव ही है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि ये ऑब्जेक्ट है? अरे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। और सब्जेक्ट के प्लेस पे भी कौन बैठता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। ये मेरा नाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन पढ़े नहीं है, प्रोनाउन बताएंगे आगे, लेकिन ये तो नाउन है ना। ये क्या है? जॉब है। ये क्या है? जॉब है। और आई क्या है? प्रोनाउन है, किसी की जगह पे बैठने वाला। कौन है वो जिसकी जगह पे बैठ रहा है? संज्ञा। नाउन की प्लेस पे बैठने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। तो ये इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट बैठ रहा है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने जस्ट बाद में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव को या तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसके बाद ले ही मत कुछ, और ले तो फिर कैसे लोगे? प्रेपोजिशन के साथ में। ये सुना है क्या? शी वेंट, बोलते हैं ना कि वो तो चली गई, वो तो चली गई। अब इसमें आगे जरूरत नहीं है, वो चली गई, बस गई, काम खत्म। दूसरा है कि नहीं वो कहां गई ये मुझे जानना है, तब ऐसे बोलते हैं शी वेंट टू अजमेर। या तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यही सेंटेंस खत्म हो जाता है। और दूसरा केस नहीं, जिद करके चाहिए, कहीं भेजना पड़ेगा, कुछ चाहिए हमें, तो फिर यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट बैठेगा लेकिन प्रेपोजिशन के बाद। ये प्रेपोजिशन चेंज हो सकता है, यहां टू लगाया है, कहीं फॉर आ जाएगा, कहीं अपॉन आ जाएगा, कहीं डाउन आ जाएगा, कुछ भी, बट प्रेपोजिशन। इतनी सी दो बात समझ में आ गई क्या? ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए या इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंट्रांजिटिव को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। और फिर भी वो जिद करे तो प्रेपोजिशन के साथ में बैठती है। तो हमेशा याद रखना, टीओ का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। टीओ का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, या फिर पीओ का मतलब होगा कि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। इंट्रांजिटिव तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। क्लियर है इतनी बात? अब ये मेन वर्ब ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शब्द भी तो हमें ध्यान में हो। आपको तो पता है तो आपने लिख दिया गो, वेंट, गॉन, लेकिन हमें भी तो थोड़ा आइडिया हो कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखो आपकी बुक के अंदर कुछ बेसिक वर्ड्स दे रखे। वैसे तो वोकैब का कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है ना कि कल को बुरे लगेगा कि आ रहे हैं इंग्लिश की कोचिंग में, थोड़े बहुत शब्दों का ज्ञान तो होना चाहिए। और मेरे को जितनी उम्मीद है ये शब्द आपको आते होंगे, बाकी आपको पता है ज्यादा। पेज नंबर मैं बताती हूं आपको, कौन सा? 21। 21 पे जो वर्ड दे रखे हैं ना आपको, सुनो, 21 वाले जो शब्द हैं ये सारे वर्ब नहीं है, इसमें हमें वर्ब बनानी है।
वो वर्ब बनाना तो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं ये बता रही हूं कि जो बन रखे हैं उनको एक बारी देखो आप। पेज नंबर आप निकालो 42, पेज नंबर 42 निकालो। पेज नंबर 42 निकाल लिया क्या? यहां क्या लिख रखा है? वर्ब इर्रेगुलर। अब जो ये मेन वर्ब है ना, ये दो तरीके की है, एक तो कौन सी? रेगुलर, एक इर्रेगुलर। इनको क्यों हमने रेगुलर इर्रेगुलर बोला है? रेगुलर वो जो आसानी से ईडी ले ले, उनको तो हमें याद ही नहीं रखना है। सारी वर्ब्स ईडी जो अपने बाद में, क्यों भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, 3 फॉर्म चलती है। फर्स्ट फॉर्म के अंदर आसानी से ईडी लेके सेकंड थर्ड बन जाए तो वो तो रेगुलर है, उनको तो क्यों ही याद करनी है, क्योंकि इतनी सारी है। उनके बजाय हम उनको याद कर लें जो ईडी से सेकंड थर्ड नहीं बनाती हो। आसान काम क्या होगा? वो याद करना जिनमें ईडी लग रहा हो, या जिनमें ईडी नहीं लग रहा वो याद कर ले, जिनमें ईडी नहीं लग रहा। इसलिए ये वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म्स दे रखी है। अब देखो एक बारी पेज नंबर 42 पे, आप सबके पास है ना नोट ये वाली बुक? फर्स्ट दे रखा है अराइज, अरोज, अराइजन। ईडी से नहीं बन रहा ना, अराइज, जैसे सन अराइजेस, उगना, किसी चीज का उठना, उगना। तो अराइज की सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे चलती है? अरोज, अराइजन। अब आपके ये वर्ब की जरूरत क्या पड़ रही है? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि आपको मेरे को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि हर एक चीज जो बोल रही हूं उसका एग्जाम में कहीं ना कहीं रोल है। मान लो आपके एग्जाम में, और सही बताऊं तो एलडीसी में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो खुद भी अपना स्तर गिरा रहे हैं और बच्चों को भी बहुत हल्का समझ रहे हैं। सीधा सीधा लिख देंगे डू डस के बाद में अरोज। क्या हो सकता है क्या? अब जब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं रही है तो मैं इसके बाद कहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं? तो बेसिक आइडिया तो मुझे होना चाहिए ना। और ऐसी एरर आती है। टेंस के क्वेश्चन देखना एक बारी आप, मॉडल के क्वेश्चन देखना आप, सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मैंने उस दिन भी बोला था 55 क्वेश्चन 75 में से तो आप कर लोगे। ये रहते हैं इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट मतलब आसान से थोड़े ठीक ठीक वाले। इसके बाद 20 क्वेश्चन हो सकता है दिक्कत दे। इस 55 के अंदर वोकैब मैंने शामिल की है, जो पता नहीं आपको आती है या नहीं आती है। चलिए सेकंड देखो अब, अवेक, अवोक, अवेकन। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, अंग्रेजों ने बना दी इंग्लिश, हमारा काम है उसको रट के जैसे तैसे एग्जाम में पास कर ले। अब आप देखो ये इर्रेगुलर वर्ब अपन ने सिर्फ 50 दे रखी है। एक बारी मैं बुलवाती हूं ताकि हो सकता है थोड़ा आपके दिमाग में घर करे, फिर इसको घर जाके आप फिर से याद करने की कोशिश करना। बाकी रेगुलर वर्ब कैसे बनती है? सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा के, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अराइज, अरोज, अराइजन। आप बोलो, मेरे पीछे फॉलो करना है। नियम तो सुन लो, खेल खेलना शुरू हो गए, पहले नियम सुनो खेल के। मैं एक बारी बोलूंगी तीनों चीज, उसको यू हैव टू रिपीट, आपको उसको रिपीट करना है। रेडी सभी लोग? और प्लीज प्लीज बोल लेना, पिछड़ जाओगे, 1 महीने बाद मुझे कहोगे हमें समझ में नहीं आया है। इसीलिए अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवेकन, बियर, बोर, बॉर्न। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूं, ये दोनों तरीके से चलती है। ये जो बियर वर्ब होती है ना, बियर, बोर, बॉर्न, ये 2 तरीके से बनती है। कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है, ये देखा भी होगा आपने। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो थोड़ा बहुत कहीं इंग्लिश पढ़े हो, कोई एग्जाम दिया हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ही होगा। ये दोनों तरीके से बनता है, लेकिन इनका अर्थ बदल जाता है। ये भी वर्ब फर्स्ट है, ये दोनों वर्ब सेकंड है, ये वर्ब थर्ड है, लेकिन कब इसको काम में लेना है, कब इसको काम में लेना है। फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसी ही है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। थर्ड ही तो अलग अलग है। जब भी हमें किसी चीज को सहन करने का भाव देना हो तो हम लगाते हैं बॉन्ड। किसी चीज को सहन करना, जैसे आई विल बियर द पेन, मैं पेन को सहन कर लूंगी, ठीक है। और जब कभी भी हमें जन्म देने वाला भाव देना हो तो वहां पे कौन सी फॉर्म्स चलती हैं? ऊपर वाली, बियर, बोर, बॉर्न। जैसे आई वॉज बॉर्न इन अजमेर, मेरा जन्म कहां हुआ था? अजमेर में। तो जब मुझे जन्म देने वाले की वर्ब फॉर्म चाहिए तो बियर, बोर, बॉर्न, जिसमें ई नहीं लगेगा लास्ट में। और जब कभी मुझे सहन करने वाले की वर्ब फॉर्म्स चाहिए तो बियर, बोर, बॉर्न, एन के बाद में ई लगेगा। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है आपके। ठीक है, चलो अगला देखो, बियर, बिगिन, बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन का मतलब शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत करना। बाइट, बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन, थोड़ा अलग है ना। बाइट के बाद सेकंड क्या हो गया? बिट। तो बाइट, बिट, बिटन। नेक्स्ट देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन,
अब आप, मेरी एनर्जी लो नहीं हो रही है, जबकि मैं लगातार बोल रही हूँ, इससे पहले भी बोल रही थी, इसके बाद भी बोलूंगी। आपको भाई, मेरे को पता है कि हिंदी, इंग्लिश, जीके पूरे दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, पर मैं कह रही हूँ ये 1 घंटा ढंग से पढ़ लो, वो आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सीईटी में तो पढ़ा ही था, ये आपसे लास्ट में नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 1 घंटे आओ ना इस क्लास के लिए, 4 बजे वाली के लिए, आराम से सो के आया करो, फ्रेश माइंड से, और ध्यान यही रखा करो, तब तो इंग्लिश समझ में आ जाएगी। 2 घंटे इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, लास्ट में नहीं हो पाएगा ये, इस चीज को समझो आप। चलो रेडी, चूज, चोज, चूजन। अब स्पेलिंग में डिफरेंस दिख रहा है ना, सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा, चोज से बनेगा। तो अब मान लो आपको पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज करना और आप डबल ओ वाला ही लगा दो, तो हो जाएगी ना गड़बड़, इसीलिए ये बताया जा रहा है। अगला देखो, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। क्लिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिपटना, चिपकना। जैसे मान लो एक बंदर आके मेरे यहाँ पैर पे चिपक जाए, तो वो क्या होगा, क्लिंग, किसी चीज से जुड़ाव, चिपकना। नेक्स्ट है डिग, डग, डग। डिग, डग, डग। डिग का मतलब होता है गड्ढा वगैरह खोदना, है ना। नेक्स्ट है ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, किसी चीज को ड्रॉ करते ना, उकेरना, बनाना। अगला है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। मना करना, फॉरबिड का मतलब किसी को मना करना। फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगटन, किसी चीज को भूल जाना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गिव, गेव, गिवन। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राइंड मतलब पीसना, किसी चीज को पीसना। अब 20 तक के मैंने कराए, इसके आगे वाले आप प्रैक्टिस करके आओगे, और जो 20 तक के मैंने कराए उसको भी आप करके आओगे, ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि ये मुझे तकलीफ दे रही है, तो वो पूछ लो। वैसे तो इंग्लिश अपने आप में ही तकलीफ दे रही है, मुझे पता है ना, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एलडीसी से रिलेटेड कोई और बात, कोई डाउट आपके मन में है कि वो कैप कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सबका उत्तर, हाँ वो मैं आपके प्रश्न से पहले ही पूछ रही थी कि सबका उत्तर एक ही है, आप आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि देखो वोकैब तो अंतहीन है, मैं कह रही हूं आप 1000 शब्द याद करके जाओ और उसमें से वहां 10 शब्द मिले, वो बेवकूफी है। उसके बजाय बहुत कुछ है याद करने के लिए। हम जिस्ट बना रहे हैं कि आपको 100-200 शब्द दे, उसमें से अगर 5 मिल जाए तो वो ज्यादा सही है। आप याद कर पाओगे क्या 1000? नहीं कर पाओगे, और कर लो तो हम तो 1000 दे देंगे, हमें तो पीडीएफ देनी है, बट हम वो चाह रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाया जाए। ऐसे तो वरना कोर्स चलेगा हमारा साल भर, 1000 भी करवा देंगे, हमें तो टाइम स्टिपुलेटेड है वही तो। और फिर दूसरी चीज, हमें हमेशा कंपटीशन को भी आंकना चाहिए। हमारे साथ में है, जरूरी है कि उनको ये सारे आ रहे हो, बच्चे तो हम जैसे ही हैं सब, बस ये हो सकता है कि कुछ कम कुछ ज्यादा, किसी को 7-8 वोकैब में से आ जाएंगे, किसी को 10 भी आ जाए। मान लो कोई ऐसा बैठा हो जिसको सिर्फ वोकैब ही आ रहा हो, एसएससी वाला बच्चा, वो 10 भी कर देगा, लेकिन हम दूसरे में भी तो नंबर फैच करेंगे, वहां भी तो नंबर लाएंगे। तो हमें समझदारी से इस एग्जाम को अप्रोच करना होगा। बाकी ये मैं कह रही हूँ, वोकैब में जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो तो अपन पढ़ाएंगे, उसमें से आपको मिल जाएगा 70%। जैसे वन वर्ड हो गया, ये मिल जाएगा 70%, क्योंकि वो इतने सारे ऑलरेडी है, 200-250, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और ये सबसे आसान चीज तब होती है जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आपका एग्जाम आसान है क्योंकि ऑप्शन कितने हैं? 4, ढूंढना उसी में से ही है। फिर अपन जब प्रीवियस ईयर और एमसी, 5वां मत बोलो, वो आपके काम का नहीं है, ऐसी नौबत ही क्यों आनी है कि 5वां गोला भरना पड़े। तो 4 ऑप्शन में से कैसे सेलेक्ट, कैसे रिजेक्ट, वो सब अपना काम है। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाना, उससे आपको और ज्यादा एग्जाम के बारे में पता चलेगा। अभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको मुझे 7-8 दिन देने पड़ेंगे बेसिक्स के लिए। अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, और आज मैं फिर से बोल रही हूँ मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगी कि आप उम्मीद लगा के आए हो कि मैम जाते ही आर्टिकल पढ़ाएंगी, डिटर्मिनर पढ़ाएंगी, उसका मतलब नहीं है। बताया था आपको, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जिससे सेंटेंस बना हुआ है वही आपको नहीं आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसका क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये 7-8-10 दिन आप दो, और सर वाली क्लास अभी 5 से 6 वाली आपको लेनी है। मॉडल सर ने स्टार्ट किया है, मॉडल आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिख रखा, लेकिन आप कुछ भी करोगे तो वहां मॉडल आएगा। कुछ आके और कुछ कमेंट भी फिर मैं देखती हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि हमारे सिलेबस में मॉडल नहीं है। अरे मॉडल नहीं है, लेकिन तुम ट्रांसलेशन देखो, उसमें मॉडल के ट्रांसलेशन आ रहे हैं, फिर कैसे ट्रांसलेट करोगे? सो बेटर कि हम हर चीज के लिए तैयार रहें। मॉडल वाली क्लास लो आप 5 से 6 वाली, टेंस अपन फिर स्टार्ट करेंगे सीधा, जैसे ये 7-8 दिन की प्रैक्टिस वाली क्लास खत्म हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको यहीं बैठना है, कल मिलते हैं।